नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पीएच मान या पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है ना। जैसे ये होता है आपका पीएच स्केल। क्या है जी आपका पीएच स्केल। ठीक है ना। तो पीएच स्केल में क्या होता है, इस तरीके से काउंट होते हैं 1 2 3, ठीक है ना, 14 तक इसमें होते हैं। जो आपका 7 होता है, यहाँ पर क्या होता है, उदासीन जल का पीएच मान होता है। ये क्या होता है, आपके उदासीन जल का पीएच मान होता है। अब 7 से जैसे कम की तरफ जाएंगे, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, तो इधर की साइड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन अर्थात H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब इधर की साइड जाते हैं तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो अम्ल की प्रबलता है वो बढ़ती जाती है ना। इसी तरीके से इधर की साइड बात करेंगे तो इधर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण जो क्षार की प्रबलता है, क्षार की जो प्रबलता है ना, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान के बारे में। जैसे कि बात करते हैं नींबू का। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.2 होता है। ठीक है ना। और जठर के पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। रक्त की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 10 होता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे पीएच मान होते हैं। ठीक है ना। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप पीएच मान के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाए। जो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो है आपकी स्टेपीज। कौन सी हड्डी है, स्टेपीज होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो स्टेपीज कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके पाई जाती है कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। जो आपकी स्टेपीज है ना, स्टेपीज, ये आपके कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो कान की बात करते हैं तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक तो आपकी स्टेपीज हो गई, ठीक है ना। दूसरी कौन सी होती है, मैलियस। कौन सी होती है, मैलियस। और तीसरी हड्डी होती है इनकस। कौन सी होती है, इनकस। तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 3 हड्डियां पाई जाती हैं, स्टेपीज, मैलियस और इनकस के बाद। ठीक है। और बात करते हैं फीमर की। तो फीमर होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो आपकी थाई होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की बारे में बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में जैसे बचपन में पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो यह ग्रंथि एक तरीके से विलुप्त होना प्रारंभ होती है, अर्थात विलुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है, इसका कार्य यह होता है कि यह टी सेल्स का निर्माण करती है, टी सेल्स का उत्पादन करती है, जो क्या क्या करने का कार्य करता है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण ये हमारे बीमारियों से लड़ने में, ठीक है ना, मदद करने का कार्य करता है। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि है ये हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है और इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन का नाम क्या होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। अब एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, इसे हम लड़ो या करो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। इसी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है।
कॉपर, चांदी, जस्ता या लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या स्टेम कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अब देखो तंत्रिका कोशिका की हम संरचना बनाते हैं। तो किस तरह से होती है तंत्रिका कोशिका की संरचना? इस तरीके से आप तंत्रिका कोशिका की संरचना बना सकते हो। इस तरीके से आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से क्या निकल रहते हैं, कुछ प्रवर्ध जैसी संरचना निकली रहती हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं द्रुमिका या डेंड्रॉइड्स। क्या कहते हैं इनको, डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉइड्स या द्रुमिका। ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है और एक होता है कोशिकाकार। इसको बोलते हैं कोशिकाकार या इसको साइटोम। ठीक है ना। और इसके बीच में पाया जाता है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा प्रवर्ध होता है। तो इसमें ये वाला भाग होता है श्वान आच्छाद। इसको बोलते हैं श्वान आच्छाद। और एक होता है माइलिन आच्छाद, माइलिन शीथ। ठीक है ना। और इसमें जो इसका जो अंतिम भाग होता है ना, इसके जो अंतिम भाग होता है तो इसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, क्या कहते हैं इसको, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस होता है। और इन्हीं सिनेप्सों से क्या जुड़ा रहता है, जो अगली तंत्रिका कोशिका होती ना, तो उसकी डेंड्रॉइड्स जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक संरचना होती है। ठीक है ना। और आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को, अग्नाशय को। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोशिकाएं क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती, तो उनसे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, अर्थात जो रक्त है वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने पर क्या होता है कि जो प्लीहा की कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाती हैं, एक तरीके से चौड़ी हो जाती हैं और ये रक्त को संग्रहित करने का कार्य करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो रक्तस्राव होता है वो कम होता है। अब रक्तस्राव कम होगा तो ब्लीडिंग भी कम होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रक्त है ना, एक तरीके से ये रक्त को स्टोरेज करने का काम करती हैं, इसलिए इसको शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? बी, ए, ओ या ए बी? क्या पूछा, सर्वदाता रुधिर वर्ग। तो रुधिर वर्ग के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ठीक है ना। रुधिर वर्ग, इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। लैंडस्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको जो रक्त समूह है, रक्त समूह को कितने भागों में बांटा था, रक्त समूह या रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। ए, दूसरा था बी, तीसरा है ए बी और चौथा है आपका ओ। ठीक है ना। तो ए बी के बारे में बात करते हैं तो ये होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। कैसा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अर्थात यह सर्वग्राही होता है, अर्थात ए के रक्त को भी ग्रहण कर सकता है, बी के रक्त को भी ग्रहण कर सकता है और ओ के रक्त को भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। ओ के बारे में बात करते हैं तो ये होता है सर्वदाता सर्वदाता रक्त समूह। अर्थात यह अपना जो रक्त है ना, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है, यकृत में, अस्थिमज्जा, बोन मैरो या हृदय में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अब थोड़ा बहुत हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक तरफ ले लेते हैं हम आरबीसी और एक तरफ है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है इनका नाम, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं तो इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं इनको, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये इनके वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। आरबीसी के आकार की बात करते हैं तो आकार कैसा होता है इनका, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। इनके आकार के बारे में बात करते हैं तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो इनका जो आकार है वो कैसा होता है, अंडे के समान होता है। अंडे के समान होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपकी आरबीसी है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, इनका निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी बात करते हैं तो इनका भी निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनका निर्माण कहाँ पे होता है, इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में तीनों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। अगला पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो इनका जीवन काल, जीवन काल के बारे में बात करते हैं तो इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। और इनके जीवन काल के बारे में बात करते हैं तो इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और इनका होता है 3 से 5 दिन। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आरबीसी का होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का होता है 3 से 5 दिन होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इनकी मृत्यु होती है प्लीहा। कहाँ पे होती है, प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। इनकी बात करते हैं तो ये ब्लड में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमारा ब्लड है उसमें इसकी डेथ हो जाती है। और प्लेटलेट्स की जो मृत्यु हुई इनकी भी प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है, स्प्लीन या प्लीहा में होती है। आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में जैसे केंद्रक नहीं पाए जाते, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 45 से लेकर 55 लाख, 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8000 से 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, ठीक है ना। देखो जब प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाती है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होती है, जो प्लेटलेट्स हैं ना ये डाउन हो जाती हैं, इनकी संख्या है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो भोजन का पाचन है वो आपके मुख से प्रारंभ हो जाता है। अब मुख से प्रारंभ कैसे होता है कि मुख में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुख में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, लार एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, लार एमाइलेज। लार एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसका कार्य क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है ना। अब मुख की बात करते हैं, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुख से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आमाशय के बारे में बात करते हैं तो आमाशय में आपका एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन्स का पाचन करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है और काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन की बात करते हैं जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज है आपकी वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। और बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ
अवशोषण का कार्य होता है, एब्जॉर्बिशन का कार्य होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण है वो कहाँ पे होता है? आपके अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। अग्नाशय में कुछ दीपिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं लेगर हैंस की द्वीपिका। इनको क्या बोलते हैं? लेगर हैंस की द्वीपिकाएं। इन द्वीपिका में ही क्या पाया जाता है? बीटा सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीटा सेल्स पाए जाते हैं। इन बीटा सेल्स के द्वारा ही जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, इसका स्रवण होता है। अब इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि हमारे रक्त में, ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात उसका एक तरीके से संतुलन बनाए रखता है। किसका कार्य करता है? संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन में कमी आती है तो कमी आने के कारण क्या होता है? हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है 120/80 mmHg होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए? शरीर की स्थिति, पोस्चर और बैलेंस के लिए उत्तरदायी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। क्या हो जाता है? सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 48, 44, 46, 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इनको कह सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। क्या कह सकते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है ना। अब 23 जोड़े गुणसूत्रों में से एक जोड़ा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, XX होता है, और एक जोड़ा होता है आपका X और Y। ये होते हैं नर के और ये होते हैं मादा के। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब X गुणसूत्र किसके साथ मिलता है? इन X गुणसूत्रों के साथ मिलता है। इसका जन्म होगा वो होगा लड़की का। किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब ये Y गुणसूत्र इन X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो किसका जन्म होगा? लड़का का जन्म होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्रों से होता है? नर के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। ठीक है ना। हिप्रिन प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो हिप्रिन्स क्या करती है? हमारे शरीर में ब्लड को एक तरीके से जमने से रोकने का कार्य करती है। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है जो हमारे रक्त को जमने से रोकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। टीथ के बारे में बात करते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, और एक होते हैं आपके मोलर टीथ। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
अब देखो इंसीजर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम एक जबड़ा लेते हैं, निचले वाले जबड़े को लेते हैं तो इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो आपके जस्ट सामने वाले जो टीथ होते हैं ना, वो होते हैं आपके इंसीजर्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है? जैसे 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैनाइन्स की बात करते हैं तो ये थोड़े नुकीले जैसे होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। प्रेमोलर्स की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है टोटल। ये निचले जबड़े की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक जबड़े की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके ये 16 टीथ। कितने हो गए? 16। तो एक जबड़े में कितने होते हैं? एक जबड़े में आपके 16 होती हैं। तो दोनों जबड़ों की बात करें तो कितने हो गए? 32 टीथ पाए जाते हैं। अब टीथ का हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 21 23 21 23, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो 21 23 दिया है कि इसमें जैसे एक जबड़ा लिया, एक जबड़े में जो 2 अर्धांश होते हैं तो एक अर्धांश ये हो गया, एक अर्धांश ये हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से जो दंत सूत्र का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, कोशिका होती है, कूपिका होती है, हृदय होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। देखो नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है? यह होती है आपके वृक्क की, ठीक है ना। कूपिका की बात करते हैं तो कूपिका श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन से, विटामिन विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B12? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, अर्थात शाम होने के बाद दिखाई नहीं देता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, अर्थात हड्डियां कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अर्थात विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो मसूड़े होती हैं, मसूड़ों से ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात पायरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क? तो क्या करता है? वृक्क करता है, किडनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? किसकी बात करें? पुरुषों की। तो पुरुषों में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन बात करते हैं स्त्रियों की, तो स्त्रियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लाल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो मटर के आकार की पाई जाती है और मस्तिष्क में, ठीक है ना, मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसका अन्य नाम क्या होता है? इसका अन्य नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। निम्न में से कौन सा एंजाइम्स लार में पाया जाता है? पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन? तो पेप्सिन की बात करते हैं तो ये आपके अमाशय में पाया जाता है। काइमोट्रिप्सिन ये आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। ट्रिप्सिन भी छोटी आंत में पाया जाता है। लेकिन टाइलिन है, ये कहाँ पे पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? लार में पाया जाता है। किस तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? आयरन की कमी के कारण, कैल्शियम, कोबाल्ट या आयोडीन? तो किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है ना। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? सबसे कठोर भाग कौन सा है? हड्डियां, इनेमल, खोपड़ी या नाखून? तो इसका करेक्ट आंसर है इनेमल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारे दांतों पे व्हाइट कलर का पाया जाता है ना, वो होता है आपका इनेमल्स, ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या क्लोरोप्लास्ट को? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये फट जाता है। फटने के कारण क्या होता है? यह अन्य जो कोशिकांग होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाता है।
जिसके कारण इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये विज्ञान के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा चैनल है साइंस स्टडी पीसीबी, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है ना, जिसके कारण आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।